हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन ज्योग्राफी क्लास। आज हम लोग देखने वाले हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो कि चैप्टर 1 है और इसका ये पार्ट 5 है। इसमें हम लोग देखेंगे लगभग 4 क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा और इसका लाभ उठाइएगा, क्योंकि 4 क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। वाई डू वी नीड रिसोर्सेज प्लानिंग? कि रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोगों को एक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो क्यों ये प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे में हम लोग आज इस क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्लानिंग को देखते हैं कि प्लानिंग है क्या। प्लानिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। ये एक सोचने का ढंग है। प्लानिंग जो है ये हमारी सोच से उपजती है। रिगार्डिंग द एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू अचीव द डिज़ायर गोल। जो एक्टिविटीज़ हम लोग करने वाले हैं टू अचीव द डिज़ायर्ड गोल, जो एक गोल है जिसको हम लोग अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग कौन से स्टेप्स कब उठाएंगे, इसको पहले से थिंक करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हमको दिल्ली जाना है। मैं एक छोटे से शहर में रहता हूँ और मुझे दिल्ली जाना है, तो मुझे सबसे पहले टाइमिंग फिक्स करना होगा कि कब जाना है, और उस हिसाब से फिर ट्रेन की टिकट बुक करनी होगी, फिर स्टेशन जाना होगा, फिर यात्रा मेरी शुरू होगी और डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी। तो इसमें स्टेप वाइज सारे स्टेप्स हमको लेने पड़ेंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो ये जो होता है इसको हम लोग प्लानिंग कहते हैं कि किसके बाद कौन से स्टेप्स लिए जाएं ताकि हम लोग गोल को ईजीली अचीव कर पाएँ। इसको हम लोग प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग इज़ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी। ये बहुत ही मान्य स्ट्रैटेजी है फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जब हम लोग रिसोर्सेज का यूज़ करने वाले हैं तो ये ज़रूरी है कि एक न्यायिक ढंग से उसका हो रिसोर्सेज का यूज़, और इसके लिए एक प्लानिंग की ज़रूरत हम लोगों को पड़ती है। एक स्ट्रैटेजी हम लोगों को बनानी पड़ती है। रिसोर्सेज आर अनइक्वली एंड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आवर नेचर। जो हमारा नेचर है, ये हमारी सराउंडिंग जो है, हमारा मदरलैंड जो है, इसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो अनइक्वली जगह पे डिवाइडेड पाए जाते हैं। यानी कि उनमें अनइक्वली डिवीज़न पाया जाता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसा पाया जाता है। कहीं कहीं बिल्कुल नहीं है कोई रिसोर्स और कहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में है कोई रिसोर्स। तो इस तरह से अनइक्वल और अनइवन ढंग से डिस्ट्रीब्यूटेड है नेचर में रिसोर्सेज। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उनको जब यूज़ करना है तो उसके लिए एक प्लान होना आवश्यक है कि उस प्लान के तहत ही उस रिसोर्स का यूज़ किया जाए। अब जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। अब जैसे झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इन सारे राज्यों में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ये प्लेटू वाला एरिया है इंडिया का, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। साथ में यहाँ पर कोल माइंस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं हम लोग। लेकिन वही दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं है, वहाँ उतने मिनरल्स उपलब्ध नहीं हैं या कोल माइंस नहीं के बराबर है। तो अरुणाचल प्रदेश हैज़ वाटर रिसोर्स। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में हम लोग देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी नदियाँ हैं और वहाँ पे पानी जो है भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। वाटर रिसोर्स बहुत ज़्यादा है। वहीं राजस्थान में इज़ रिच विथ सोलर एंड विंड एनर्जी। राजस्थान जो है सोलर और विंड एनर्जी में भरपूर मात्रा में वहाँ उपलब्ध है। इसकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है वहाँ पे कि वहाँ पर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी बहुत सारे जनरेट हो सकते हैं। बट लैक ऑफ वाटर रिसोर्स। लेकिन वहाँ हम लोग देखते हैं कि वाटर रिसोर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, यही हमको मजबूर करती है कि वी शुड हैव अ प्लान फॉर एग्जर्टिंग द रिसोर्सेज। और उसके डिस्ट्रीब्यूशन भी इसमें शामिल होता है कि उनको हर क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ऐसा नहीं है कि अगर झारखंड और छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में कोयला मिल रहा है तो वहीं पर सारा यूज़ हो जाए कोयले का। नहीं, ऐसा नहीं है। उसको इंडिया के हर राज्यों तक पहुंचाने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का एक प्लान होना चाहिए। और उस मिनरल की जहाँ ज़रूरत है, जिस फैक्ट्री में ज़रूरत है, जहाँ जिस इंडस्ट्री में ज़रूरत है, उस इंडस्ट्री तक उसका पहुंचना
जरूरी है। तो यहाँ तक तो हम लोग समझे कि प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि एक अनइक्वल और अनइवन ढंग से रिसोर्सेज बिखरे पड़े हैं हमारे मदरलैंड में। कहीं कोई मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है, कहीं बिल्कुल नहीं पाया जाता है, कहीं कोई रिसोर्स है, कहीं कोई रिसोर्स नहीं है। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमको मजबूर करती है कि वी शुड हैव अ गुड प्लान टू एक्सट्रैक्ट द रिसोर्सेज। To solve the problem, a balanced resource planning at the नेशन, स्टेट एंड लोकल लेवल इज रिक्वायर्ड। इसलिए नेशन के लेवल पे, स्टेट्स के लेवल पे और लोकल लेवल पे भी एक प्लानिंग की ज़रूरत है कि किस तरह से उस रिसोर्स को निकाला जाए, कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में निकाला जाए, उसका उपयोग कहाँ कहाँ होने वाला है और उन जगहों पे उसको इक्वली और सही ढंग से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। इसके लिए रिसोर्सेज की प्लानिंग होनी जरूरी है। तो बच्चों, ये तो था हम लोग का पहला क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट आर द 3 स्टेप्स, वो कौन से 3 स्टेप्स हैं रिसोर्स प्लानिंग के जो इंडिया में लागू किए जाते हैं। तो इंडिया किन 3 स्टेप्स को फॉलो करता है और प्लानिंग के लिए रिसोर्सेज के संदर्भ में, तो आइए उनको देखते हैं। द 3 स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। यहाँ पे 3 स्टेप्स बताए जा रहे हैं प्लानिंग के, जिसके तहत इंडिया में रिसोर्स को निकालने का काम किया जाता है। सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की पहचान करना कि कहाँ पर कौन सा रिसोर्स है, इसको सबसे पहले जानने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी मिनरल्स हैं जो रिसोर्स के रूप में हैं, वो अर्थ के नीचे है। ऊपर से तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है कि कहाँ आयरन ओर्स है, कहाँ जिंक है, कहाँ कॉपर है, कहाँ गोल्ड है, कहाँ कोल है। तो ये सारी चीज़ें ऊपर से दिखाई नहीं देती। तो सबसे पहला काम जो है वो होता है कि रिसोर्स को आइडेंटिफाई किया जाए। रिसोर्स को कहाँ कहाँ रिसोर्सेज हैं उनको पहले पता लगाया जाए, तभी फिर आगे की बात बढ़ेगी कि फिर उसको निकालने की प्रक्रिया चालू होगी। तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग उसको आइडेंटिफाई करें कि ज़मीन के अंदर कहाँ कौन सा रिसोर्स छिपा हुआ है। अक्रॉस द एरिया ऑफ द कंट्री, पूरे कंट्री में चारों तरफ, दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे सर्वे करना यानी उसका जांच करना, उसके बाद उसकी मैपिंग करना कि कहाँ कौन सी मिनरल्स है उस और कितनी मात्रा में है, कितनी क्वांटिटी में है और उसकी क्वालिटी क्या है, इसकी मैपिंग होती है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एस्टिमेशन करना उसका कि कितनी मात्रा में है, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है ये ज़मीन के अंदर, कितनी मात्रा में है, कितने लेयर्स नीचे तक है, ये सारी चीज़ों की जानकारी की जाती है। और उनका मेज़रमेंट करना, उनका आकलन करना, ये सारा काम जो है ये आइडेंटिफिकेशन में आ जाता है, जो कि पहला स्टेप है। यानी कि सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ज़मीन के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ कहाँ हैं, कितनी मात्रा में है और उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी किस प्रकार की है। ये सारी चीज़ों की जानकारी हम लोगों को पहले रिसोर्स के बारे में होनी चाहिए। तो ये जो है इंडिया में रिसोर्स को निकालने का ये सबसे पहला स्टेप है, टू आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई किया जाए। सेकेंड थिंग इज बेटर टेक्नोलॉजी। बिना टेक्नोलॉजी के हम उन रिसोर्सेज को बाहर नहीं ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि फावड़ा कंधे पर रखे और कहे कि आज जा रहा हूँ कोल माइंस बनाने के लिए, तो ये संभव नहीं है किसी से कि एक फावड़े की मदद से वो कोल माइंस को तैयार कर ले। तो इसके लिए एक बेटर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है देश के स्तर पर, क्योंकि ये काफ़ी बड़े एरिया में पाया जाता है। टू सेट अप implement a better resource development, it is necessary to have better technology। अच्छे ढंग से उसको निकालने के लिए एक अच्छी टेक्नोलॉजी का होना आवश्यक है। बिना टेक्नोलॉजी के ये संभव नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम होता है। इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, बहुत सारे लोग लगने वाले हैं। तो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है
कि इसको आसानी से कर लिया जाए, ऐसा नहीं है। तो इट इज़ नेसेसरी टू हैव बेटर टेक्नोलॉजी। स्किल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। माइनिंग के लिए स्किल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्किल्ड पर्सन नहीं होंगे तो माइंस के अंदर काम करना उनके लिए एक असंभव कार्य है। उसके लिए विशेष रूप से उनका प्रशिक्षित होना, यानी उसमें ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। उनका स्किल्ड होना, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे वो वर्कर्स हों, चाहे वो लेबर्स हों, उनको माइंस में काम करने की का स्किल होना चाहिए उनके पास। वैसी उनकी पढ़ाई होनी चाहिए और प्रैक्टिकली उनको सारा कुछ जानकारी होनी चाहिए कि एक कोल माइंस में या एक माइका माइंस में या गोल्ड माइंस में किस तरह से काम किया जाता है। अब जैसे कि बहुत बड़े स्तर पर कोल्स निकाले जाते हैं, तो कोल्स काफ़ी नीचे होता है। ऐसा नहीं कि ऊपर में है, थोड़ा सा खुदाई किए तो कोल मिल गया, ऐसा नहीं होता है। वो काफ़ी गहराई होती है। तो वहाँ तक जाना तो दो तरह से जाते हैं। एक तो अपर बर्डन हटा देते हैं, बहुत बड़े एरिया में जहाँ पर इसको आइडेंटिफाई किया गया उस एरिया को पहले तो घेर दिया जाता है, फिर बड़े बड़े मशीनों से ऊपर की मिट्टी हटा कर दूसरी जगह की जाती है और एक बड़ा सा गड्ढा बनता चल जाता है। उसमें फिर उतरने का रास्ता होता है कि नीचे की तरफ जा सकते हैं उसमें, और फिर नीचे जा कर के कोल्स मिलता है। दूसरा तरीका होता है अंडरग्राउंड माइंस होते हैं, जहाँ पर लोग कैप लैंप लगा के, आप देखेंगे कई फोटोज़ में, इमेजेस में आप लोगों ने देखा होगा कि लोग कैप लैंप लगा के अंदर अंडरग्राउंड माइंस में जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत खतरा होता है। ऊपर ऑलरेडी अपर बर्डन उसी तरह होता है और नीचे सारा कुछ निकाल लिया जाता है, तो नीचे ज़मीन खाली हो जाती है और ऊपर मिट्टी वैसे ही बना रहता है। तो एक खतरनाक काम है, माइनिंग का काम बहुत ही खतरनाक काम है और इसमें स्किल्ड लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें स्किल्ड लोग नहीं होंगे तो फिर ये काम उनके लिए संभव नहीं है। जैसे जहरीली गैसें मिलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस अंदर माइंस में मिल जाती है, जिससे लोग बेहोश हो सकते हैं या मर सकते। तो उसके लिए एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं उनका स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप, तो इसके लिए एक पूरा इंस्टीट्यूशनल सेटअप होना ज़रूरी है कि कैसे इस कार्य को किया जाएगा। नेक्स्ट इज मैचिंग डेवलपमेंट प्लान। अब जो प्लान बन रहा है रिसोर्सेज को निकालने के लिए, जो एक प्लान तैयार किया जा रहा है, चाहे वो आइडेंटिफिकेशन हो उसका या फिर टेक्नोलॉजी के स्तर पर उसका, ये सारी चीज़ सपोर्ट करती हुई होनी चाहिए नेशनल डेवलपमेंट को। ऐसा नहीं है कि रिसोर्स का जो प्लान है वो इस तरफ इस डायरेक्शन में है और नेशन का जो है इस डायरेक्शन में, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नेशन का एक बड़ा प्लान है उसको सपोर्ट करता हुआ रिसोर्स का प्लानिंग होना चाहिए। तो उसी बात की जा रही है यहाँ, मैचिंग डेवलपमेंट प्लान। जो प्लान रिसोर्सेज के लिए बन रही हैं वो नेशनल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और रिसोर्सेज किसी और डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मैचिंग डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए विद द नेशन। रिसोर्स के लिए जो प्लान बने वो नेशन के प्लान को, डेवलपमेंट के प्लान को सपोर्ट करता हुआ होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर तैयार कीजिए एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो उसमें ये 3 स्टेप्स मुख्य रूप से आ जाते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन, हाउ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। कि कैसे टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस जो है दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में ये इनका किस तरह से इनका योगदान रहा है टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस का, इसको हम लोग इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी एरिया। अब ये तो हम लोग जान गए कि जहाँ रिसोर्सेज होगा वहाँ डेवलपमेंट होना है। ये तो निश्चित रूप से ये बातें, रिसोर्सेज इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो जहाँ पर होंगी वहाँ पर डेवलपमेंट का होना तो आवश्यक है। तो द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी एरिया। जिस एरिया में भी रिसोर्सेज पाए जाएंगे उनका डेवलप करना ये स्वाभाविक है, नेचुरल।
बट ओनली अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट। लेकिन अगर केवल हम लोग अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज को ही देखें और टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन को हटा दें तो हम पाएंगे कि वो डेवलपमेंट अधूरा रह जाएगा। विदाउट टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन ये डेवलपमेंट जो है किसी भी एरिया का वो अधूरा है, भले ही वहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे। यानी कि रिसोर्सेज के साथ साथ जिस एरिया में रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं वहाँ पर भी एक अच्छी टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस का होना आवश्यक है। In our country, there are several regions that are rich in resources, but they are economically backward area. हम लोग बहुत ऐसे एरिया को अपने कंट्री में जानते हैं या देख सकते हैं जहाँ रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी वो डेवलपमेंट के बारे में बैकवर्ड रह गई है, वो पीछे छूट गई है। वहाँ बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है लेकिन पता चलता है कि वहाँ रिसोर्सेज होने के बावजूद भी वो एरियाज जो हैं कंट्री के, वो एरियाज जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं वो कहीं ना कहीं बैकवर्ड रह गई है। इन आवर कंट्री सम एरिया हैव पुअर रिसोर्सेज बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप। और दूसरी जगह कॉन्ट्राडिक्शन में हम लोग देखते हैं कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ कोई रिसोर्सेज का बेस ही नहीं है, वहाँ पर किसी प्रकार के रिसोर्सेज पाया ही नहीं जाता, फिर भी वो एरियाज जो हैं वो दे आर इकोनॉमिकली फॉरवर्ड, वो इकोनॉमिकली बेटर है, वहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। तो ऐसा क्यों है? अगर ये माना जाए कि रिसोर्सेज जहाँ हैं वहाँ डेवलपमेंट का होना नेचुरल है, क्योंकि उनको जब निकाला जाएगा तो वहाँ डेवलपमेंट के काम तो होंगे ही होंगे, तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ डेवलपमेंट होगा। बट हम लोग देखते हैं कि वो बैकवर्ड रह जा रहे हैं। वहाँ रिसोर्सेज हैं लेकिन वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। और जहाँ रिसोर्सेज नहीं भी हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ रिसोर्सेज का बेस ही नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी वो एरियाज काफ़ी इकोनॉमिकली डेवलप कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इन इंडिया डेवलपमेंट डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। इंडिया में ये मायने नहीं रखता है कि यहाँ पर रिसोर्स है या रिसोर्स नहीं है, तब क्या, बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल। यहाँ कुछ बातें होनी जरूरी है। और डेवलपमेंट ये बहुत अनिवार्य नहीं है कि जहाँ रिसोर्सेज मिलेंगी वहीं पर डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ऐसा बहुत सारा एरियाज है इंडिया में जो जहाँ पर रिसोर्सेज हैं फिर भी वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ कोई बेस ही नहीं है रिसोर्सेज का लेकिन वो इकोनॉमिकली डेवलप है। तो यहाँ तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है दोनों बातों में, तो उसके लिए कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है। वो है टेक्नोलॉजी का होना, अच्छी तकनीक का अवेलेबल होना, ये बहुत ज़रूरी है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि वहाँ शिक्षण, प्रशिक्षण, इन सब चीज़ों का अच्छा होना चाहिए, उस एरिया के लोग स्किल्ड होने चाहिए। ये सारी चीज़ें भी उतनी ही जरूरी है जितना कि रिसोर्स का होना। एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल, और बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि उनका हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, क्या वो शुरू से डेवलप थे या आज के समय में डेवलप हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का हिस्टोरिकली जो है उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, ऐतिहासिक रूप से उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है डेवलपमेंट को लेकर के, ये भी बहुत मायने रखता है। तो यहाँ हम लोग ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन का एक बहुत बड़ा रोल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी एरिया। ये तो नेचुरल है कि जहाँ रिसोर्सेज होंगे वहाँ डेवलपमेंट का होना, आज नहीं है तो कल होगा। ये तो निश्चित है कि जहाँ रिसोर्सेज पाए जाती हैं वहाँ डेवलपमेंट के कार्य होंगे। लेकिन इसके साथ कॉन्ट्राडिक्टरी भी हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ कोई बेस नहीं है रिसोर्सेज का फिर भी वहाँ पर वो क्षेत्र जो है, वो एरिया जो है वो इकोनॉमिकली डेवलप है, जहाँ रिसोर्सेज हैं वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस प्लस हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ पीपल
ये सारी चीज़ों का होना भी आवश्यक है। तो उम्मीद है बच्चों ये समझ में आया होगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आज का 4th क्वेश्चन है। तो आइए समझते हैं। देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, एक्सप्लेन गांधीजीज स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ गांधी जी। गांधी जी ने इस स्टेटमेंट को दिया था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। तो इसको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि ये ज़रूरी है रिसोर्सेज का। अगर रिसोर्सेज होंगे तो डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए ये रिसोर्सेज का होना जरूरी है। बट irrational consumption and over utilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems। अब जो है कहा जाता है कि किसी भी चीज़ का एक्सेस जो है, अधिकता, वो बुरी होती है। यहाँ भी रिसोर्सेज के साथ भी सेम स्टोरी है कि अगर इरेशनल कंजम्पशन उसका हो, सही ढंग से उसका कंजम्पशन हो, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होने लगे जो आवश्यकता से अधिक हो, एंड ओवर यूटिलाइजेशन, और उसका यूटिलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा होने लगे, तो इट में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। तो इससे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं और सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। तो रिसोर्सेज, जैसा कि हम लोग शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि रिसोर्सेज का एक सही ढंग से उसका उपयोग होना चाहिए, उसको कंजर्व करके अगले जनरेशन के लिए भी रखना जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात जो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में की, जिस पर समिट में भी बात हुई 92 के, और यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि जितना आवश्यकता हो उतना ही रिसोर्सेस का उपयोग होना चाहिए, उतना ही यूटिलाइजेशन उसका होना चाहिए। अगर उसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा होने लगे, बहुत ज़्यादा, और उसका मिसयूज़ होने लगे, तो पता चलता है कि उससे कई प्रकार के प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो या हमारे समाज से रिलेटेड हो, सोशल हो, या इकोनॉमिक भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तब क्रिएट होती हैं जब रिसोर्सेज का मिसयूज़ होता है। तो हम लोग को ये मालूम है कि रिसोर्सेज जो हैं वो कंट्री की वो लिमिटेड है, उनका एक लिमिटेशंस है। ऐसा नहीं है कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा यूज़ करने से, ऐसी बात नहीं है। उसकी एक लिमिटेशन है कि इतनी मात्रा में है। तो अगर उतनी मात्रा में है और सारा का सारा आज ही उपयोग में ले आया जाए तो फिर कल के लिए क्या बचेगा। सिंपल सी बात है कि उसका जो उपयोग है वो उतना ही होना चाहिए जितना आवश्यक है। मान लीजिए घर में आटा है और सब आज ही बना दिया जाए तो कल क्या खाएंगे। ठीक वही चीज़ यहाँ भी है कि सारे रिसोर्सेज को हम आज ही उपयोग में ले आए और उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। अगर लाया जा रहा है इट मीन्स उसका कहीं ना कहीं मिसयूज़ हो रहा है। तो उसके लिए रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारे डेवलपमेंट से सीधे जुड़ा हुआ चीज़ है और बहुत लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा है और कभी ख़त्म नहीं होगा, इस तरह की बात नहीं है। वो एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है अर्थ के नीचे, क्योंकि हमारी कंट्री की बाउंड्री भी बढ़ने वाली नहीं है, वो भी अपने एक लिमिटेशन में, उसके अंदर ही जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं का उपयोग किया जा सकता है। और सारा भोजन आज ही कर लें तो फिर कल के लिए क्या बचेगा। तो इस तरह से उपयोग नहीं होना चाहिए। हम लोगों को उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना हमारे डेवलपमेंट के लिए आवश्यक हो। उसी बात को यहाँ बताया जा रहा है कि उससे कई तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट से संबंधित हो, चाहे वो हमारे समाज या हमारी इकोनॉमी से संबंधित हो। ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगे जब रिसोर्सेज का मिसयूज़ होने लगेगा। तो आवर मदर कैन सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड बट नॉट एनी बॉडीज ग्रीड। हमारी धरती माता जो हैं उनके पास इतनी क्षमता है कि वो अपने बच्चों को की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, लेकिन उनकी लालच को पूरा कर सकें ये नहीं संभव है। और इसी बात को गांधी जी ने
अपने इस स्टेटमेंट में बताने की कोशिश की है। दिस हैज़ बीन द मेन कॉन्सर्न ऑफ गांधी जी स्टेटमेंट, और यही जो है गांधी जी के जो स्टेटमेंट है उसका मुख्य आधार है कि हमारे मदरलैंड के पास इतनी क्षमता है कि वो सारे लोगों की को सेटिस्फाई कर सकें, उनकी आवश्यकताओं को पूरी कर सकें, लेकिन उनके लालच को पूरा नहीं कर पाएंगी, ये अर्थ के पास ये पावर नहीं है। इसलिए हम लोगों ने समझा कि एक लिमिटेड मात्रा में ही रिसोर्सेज हमारे पास हैं और उनका उपयोग हम लोग को बहुत सोच समझ के और समझदारी के साथ करने की आवश्यकता है, और नहीं तो आगे इसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट के रूप में हो, चाहे हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन उसके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे अगर हम इसका मिसयूज़ करते रहें। तो बच्चों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको चारों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अपनी तैयारी को एग्ज़ाम के मुताबिक चालू रखिए, और कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।